हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिसेंट टाइम में। वो है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जीएसटी का कंसेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, आशय क्या होता है। और दूसरी चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज कि वस्तु एवं सेवा कर की विशेषताएं क्या हैं। What are the characteristics of GST? तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए, हमें दिया हुआ है वस्तु एवं सेवा कर एक मूल्य संवर्धित कर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जीएसटी में बताई गई है। तो इसे हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक मूल्य संवर्धित कर है तो सबसे पहली चीज कि जीएसटी मल्टी लेवल टैक्स है। मतलब कि आपको ये तो पता ही है कि हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचता है। उसके बीच में मीडिएटर होते हैं, मध्यस्थ होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा उत्पादक, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा होलसेलर, थोक विक्रेता, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा फुटकर विक्रेता और उसके बाद होता है हमारा कस्टमर, ग्राहक। इस तरीके से चेन जो है, सप्लाई चेन हमारे यहाँ चलती है। तो मूल्य संवर्धित कर है तो कैसे कि जो गुड्स उत्पादक के द्वारा थोक व्यापारी को बेचा जाता है उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, और थोक व्यापारी जो फुटकर व्यापारी को बेचेगा उसमें अपना टैक्स अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, और फुटकर व्यापारी जो कस्टमर को बेचेगा उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। तो जीएसटी जो है, इस व्यक्ति उत्पादक ने थोक व्यापारी को जिस मूल्य पर माल बेचा, मान लीजिए उसने यहाँ पे माल बेचा 150 रुपए में, तो इस पर टैक्स जो है वो दिया जाएगा। थोक व्यापारी ने इसे फुटकर व्यापारी को बेचा मान लीजिए 200 रुपए में, तो फुटकर व्यापारी को 200 रुपए में बेचा है तो थोक व्यापारी जो है 200 रुपए पर टैक्स चुकाएगा। और फुटकर व्यापारी ने इसे कस्टमर को मान लीजिए 300 रुपए में बेचा, तो ये जो है 300 रुपए पर टैक्स चुकाएगा। तो ये जो है वो मूल्य संवर्धित कर है। इसमें एक विशेष बात जो ध्यान रखनी है कि अब देखिए, यदि ये 150 रुपए पर उत्पादक टैक्स चुका रहा है, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन करने वाला, और ये 200 रुपए पे चुका रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, डबल टैक्स लग रहा है एक ही राशि पर। लेकिन जीएसटी में बहुत एक अच्छी सुविधा दी गई है कि केवल जो दूसरी चेन के द्वारा वैल्यू ऐड की गई है, केवल उस पर टैक्स लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, उत्पादक ने तो 150 पे टैक्स चुकाया, जो होलसेलर थोक विक्रेता इसको माल बेच रहा है फुटकर व्यापारी को, वो कितने रुपए में बेच रहा है, 200 रुपए में। वैल्यू कितनी ऐड हुई है यहाँ पे, 50 रुपए की। तो इसका अर्थ है कि थोक व्यापारी को टैक्स कितने पे देना है, जितनी उसने वैल्यू ऐड की है। ऐसे ही फुटकर व्यापारी कस्टमर को जब बेच रहा है तो उसने 200 में 100 रुपए ऐड किए तो 300 रुपए बने, तो उसको टैक्स कितने पे देना है, 100 रुपीज पर। तो इस तरीके से जीएसटी जो है वो मूल्य संवर्धित कर है। मतलब प्रत्येक लेवल पर जितनी वैल्यू ऐड की जाएगी उस एडिशनल वैल्यू पे टैक्स दिया जाता है, ठीक है। जो तो हम पढ़ रहे थे कि वस्तु एवं सेवा कर एक मूल्य संवर्धित कर है जो माल एवं सेवाओं के निर्माण पर, मतलब उत्पादक भी जो है टैक्स चुकाएगा, विक्रय पर, थोक विक्रेता जो है वो फुटकर को बेच रहा है, विक्रेता, एवं उपभोग पर भी लागू होता है। कोई चीज जो है आप कंजम्पशन में ले रहे हैं, जैसे उत्पादक है तो मशीनें वो बनाने के लिए, कोई मटेरियल बनाने के लिए मशीनें जो है वो अपने उपभोग में लेगा, तो वो भी अपने प्राइस में वो इंक्लूड करेगा, पर लागू होता है। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष व्यवस्था है। तो कब लागू हुआ ये, 1 जुलाई 2017 को। और अप्रत्यक्ष व्यवस्था है, इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता है इंडिया में 2 प्रकार के टैक्स चलते हैं, कौन कौन से वो हम समझ लें। एक तो चलता है हमारा प्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, और एक व्यवस्था है हमारी अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है,
प्रत्यक्ष कर मीन्स होता है कि यह कर जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है उसका भुगतान वही व्यक्ति करता है और उसको वह किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो प्रत्यक्ष कर का सबसे अच्छा उदाहरण जो है हमारा है इनकम टैक्स। जैसे यदि किसी व्यक्ति को वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो वो आयकर जो है खुद चुकाएगा, उसका बर्डन जो है वो किसी भी उसमें शामिल नहीं कर सकता है, ना किसी अन्य व्यक्ति से वसूल कर सकता है। अप्रत्यक्ष कर यदि हम देखें तो अप्रत्यक्ष कर जो है उसका क्या आशय होता है, यह वह कर होता है जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है, भुगतान भी उसके द्वारा किया जाता है और लेकिन वो उसका दायित्व जो है किसी अन्य व्यक्ति पर ट्रांसफर कर देता है। जैसे मैं यदि यहाँ पर देखूं कि फुटकर व्यापारी ग्राहक को बेच रहा है, तो वो जो टैक्स मान लीजिए उसको 300 रुपए पे 10% टैक्स चुकाना है, तो वो क्या करेगा कि मूल्य जो है वो प्राइस कितनी रखेगा, 330 रुपए। तो टैक्स तो फुटकर व्यापारी भर रहा है सरकार को, लेकिन 30 रुपए जो है वो अपने जो गुड्स है उसकी वैल्यू में ऐड कर देगा और 30 रुपए जो है वो उससे वसूल कर लेगा। सेम थोक व्यापारी जब माल बेचता है तो अपनी टैक्स की राशि जो वो चुकाता है वो फुटकर व्यापारी को जो माल बेच रहा है उस राशि में इंक्लूड कर लेता है। तो ये होती है अप्रत्यक्ष व्यवस्था। इसके लागू होने से केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न आधारों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो गई है। पहले मैं आपको बताऊं, जीएसटी के पहले जो है इंडिया में बहुत से कर लगाए जाते थे। कुछ कर केंद्र सरकार लगाती थी, केंद्र सरकार उसका पैसा वसूल करती थी। कुछ कर ऐसे थे जो राज्य सरकार लगाती थी और राज्य में भी हर राज्य अपने अपने हिसाब से कर लगाता था। इस कारण क्या होता था कि एक ही गुड्स पे दो दो बार माल लग जाता, टैक्स लग जाता था। तो जीएसटी को जो सरकार ने लगाया तो बहुत सारे केंद्र सरकार के टैक्स और राज्य सरकार के टैक्स को विलोपित कर दिया। तो यदि मैं बात करूं केंद्र सरकार के कौन कौन से टैक्स हैं, तो केंद्र सरकार जो है सबसे केंद्र सरकार के टैक्स में यदि मैं बात करूं तो उत्पाद शुल्क पहले लगता था, वो हटा दिया, जो वस्तु के उत्पादन पर लगता था। फिर विक्रय पर लगता था विक्रय कर, केंद्रीय विक्रय कर, वो हटा दिया गवर्नमेंट ने। फिर स्पेशल ड्यूटी लगती थी, विशिष्ट कर लगता था, वो केंद्र सरकार ने हटा दिया। ऐसे ही राज्य सरकार के द्वारा भी जो है बहुत से टैक्स लगाए जाते थे। तो राज्य सरकार के द्वारा कौन से टैक्स लगाए जाते थे, तो राज्य सरकार के द्वारा पहले जैसे लगाया जाता था वेट, मूल्य परिवर्धित कर, यह हटा दिया गया है। फिर मनोरंजन कर लगाती थी राज्य सरकार, वो हटा दिया गया है। फिर प्रवेश कर लगाती थी सरकार, वो हटा दिया गया है। तो बहुत सारे इस तरीके के राज्य सरकार के द्वारा जो लगाए जाने वाले कर है और केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर है, दोनों को विलोपित कर दिया गया है। वस्तु एवं सेवा कर का एक कंसेप्ट रखा गया है, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर, ये वाली व्यवस्था को जो है लागू किया गया है। और इसके बाद हम पढ़े वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। इसके लिए अलग से काउंसिल बनाई गई है जो इसका पूरा मैनेजमेंट देखती है, टैक्स रेट डिसाइड करती है, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी की जो दर है बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं रखे गए हैं। तो जीएसटी की वस्तु एवं सेवाओं पर 0%, 5%, 12% और 28% है। और जीएसटी एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। बहुस्तरीय तो मैंने समझाया आपको कि यहाँ पर उत्पादक भी जीएसटी पे करेगा, ये हमने देखा था। यहाँ पर थोक व्यापारी भी टैक्स पे करेगा और फुटकर व्यापारी भी टैक्स पे करेगा। तो बहुस्तरीय मतलब जितनी लेवल पर, जितनी चेन की आपकी सप्लाई होगी उतने सभी व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करना होगा, ठीक है। और गंतव्य आधारित कर है मतलब यह कर जो है, चूंकि एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा है, आप यदि माल इन मध्य प्रदेश के व्यापारी हैं और महाराष्ट्र के व्यापारी को माल बेचते हैं, तो कौन सी राज्य सरकार यहाँ पर टैक्स वसूल करेगी, गंतव्य आधारित कर। तो डेस्टिनेशन कौन सा राज्य है हमारा, महाराष्ट्र। क्लियर।
एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि हम मध्य प्रदेश के हैं और हमारा माल जो है वो महाराष्ट्र में भी जा रहा है, दिल्ली में भी जा रहा है। तो यहाँ पर टैक्स कहाँ पर चुका है, कौन सी सरकार जो है राज्य सरकार कलेक्ट करेगी? तो महाराष्ट्र में जो माल आपने भेजा है वहां पे महाराष्ट्र की सरकार जो है टैक्स वसूल करेगी, और जो दिल्ली माल गया है वो दिल्ली की राज्य सरकार टैक्स वसूल करेगी। मतलब कि जीएसटी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड, उपभोग आधारित कर है। इसीलिए जीएसटी में निर्यात पर 0% टैक्स होता है। निर्यात समझते हैं ना, जब कर एक कंट्री से, एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। तो यहाँ पर माल का उपभोग, कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है? दूसरी कंट्री में। इसीलिए निर्यात पर जब जीएसटी लगाया जाता है तो वो 0% होता है। ये चीज क्लियर? तो इस तरीके से वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा है। और समझते हैं हम अधिनियम की धारा अनुच्छेद 366 में हमें क्या परिभाषा दी गई है। तो जब लिखने की बारी आती है तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि माल तथा सेवा कर का आशय माल अथवा सेवाओं या दोनों पर करारोपण से है, मानवीय उपभोग हेतु मादक शराब पर करों को छोड़कर। समझ रहे हैं आप? माल तथा सेवा कर मतलब जीएसटी केवल गुड्स पे ही नहीं लगता है, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे कि सर्विस प्रोवाइड करने वाले मतलब हॉस्पिटल, वो क्या काम कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप बस में ट्रेवल करते हैं तो बस वाले जो है वो आपको सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही जैसे आपने रिपेयरिंग का काम करवाया, इलेक्ट्रिसिटी की रिपेयरिंग करवाई, टेलर से जो है कपड़े सिलवाए, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? हमें सेवा दे रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे हैं। तो ये इन पर भी जीएसटी लागू होता है। ठीक है, तो माल तथा सेवा, माल में तो सभी चीजें जाती हैं, केवल दो ही वस्तुएं छूटती है, मुद्रा और प्रतिभूतियां, जिसको हम आगे समझेंगे। तो माल तथा सेवा कर का आशय क्या है? माल अथवा सेवा, या तो गुड्स हो सकता है या सेवा हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। दोनों पर टैक्स लगाने से है, केवल क्या छोड़ना है आपको? शराब, जो ह्यूमन यूज के लिए शराब है, लीकर है, अल्कोहल है, उस पर जो है जीएसटी नहीं लगता है। जीएस अभी शराब पे जो है वो उत्पाद शुल्क लगता है, इसीलिए उसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। एक चीज पर एक ही प्रकार का कर लगता है। तो शराब को छोड़कर, मानवीय उपभोग के लिए जो शराब है उसको छोड़कर बाकी के सभी चीजों पे जो है जीएसटी लगता है। देखिए अगला हम पढ़ते हैं, माल या सेवाओं के क्रय पर चुकता जीएसटी का क्रेडिट प्राप्तकर्ता को प्रत्येक स्तर पर स्वीकृत होता है। देखिए हमने पिछले उसमें ये देखा था कि उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता और ग्राहक। मैंने यहाँ पे समझाया था कि उत्पादक ने 150 रुपए में माल बेचा थोक विक्रेता को, थोक व्यापारी ने 200 में बेचा, और फुटकर व्यापारी ने कस्टमर को 300 रुपए में बेचा। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो चेन थी, कितने में बेचा था उत्पादक ने? 150 रुपए में। ठीक है, ये बेचा था। थोक विक्रेता को बेचा था कितने में? 150 में। फिर थोक व्यापारी ने इसे फुटकर व्यापारी को कितने में बेचा था? 200 रुपए में। ठीक है, फुटकर व्यापारी को बेचा था। और फुटकर व्यापारी ने इसे ग्राहक को बेचा था कितने रुपए में? 300 रुपए में। तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर जो है उत्पादक कितने रुपए पर टैक्स देगा? जो प्रॉफिट ऐड किया है उस पे, यहाँ पे वो 100 रुपए पे। लेकिन उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है तो वो हम समझ लें कि यहाँ पर देखिए ये 150 में उत्पादक ने कितने पर टैक्स दिया होगा? 150 पर मान लीजिए 10% टैक्स रेट है, तो 15 रुपए टैक्स दिया होगा। ठीक है, अब उत्पादक ने अपने यहाँ मशीनें खरीद कर लाए होंगे, इनपुट किया होगा कुछ माल बनाने के लिए। कोई सा भी हम एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, वो कपड़ा बना रहे हैं, तो अपने यहाँ कपड़ा बनाने के लिए वो मशीनें खरीद कर लाए होंगे। तो मशीनें जो खरीद कर लाए होंगे, तो जो सामने वाला व्यापारी है उसने उन मशीनों पर जीएसटी चुका दिया होगा। तो यहाँ उत्पादक जब 15 रुपए टैक्स चुकाएंगे, तो उनको यहाँ पर जो सामने वाले व्यापारी ने टैक्स चुका दिया है मशीनों पर, उसकी छूट मिल जाएगी। मान ले हम कि वो जो है इनपुट जो है उनका 100 रुपए का था, तो उस पे 10% के हिसाब से 10 रुपए जो है उनको किस नाम से छूट मिल जाएगी? इनपुट क्रेडिट।
जो उनने इनपुट किया है उसकी क्रेडिट के नाम से हमको छूट मिल जाएगी। तो एक्चुअल में थोक व्यापारी जो है केवल नेट अमाउंट पर टैक्स पे करेगा। और समझ लें हम, अब जैसे थोक विक्रेता ने माल कितने में बेचा, 200 रुपए में, ठीक है, रेट हम मान लें 10%, तो कितने रुपए हुआ, 20 रुपए। अब ये 200 पर हमने टैक्स की कैलकुलेशन की, उसमें से इसको भी इनपुट क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी इनपुट क्रेडिट मिलेगा। कितना मिलेगा, जो थोक व्यापारी ने अपने गुड्स पे चुका दिया है, ठीक है। तो 150 रुपए का था, तो उस पे 15 रुपए पे उन्होंने चुका दिया, तो उनको मिलेगा कितना, 15 रुपए, उसको भी इनपुट क्रेडिट मिल जाएगी। तो उसको भी टैक्स कितना देना रहेगा, 5 रुपए। ऐसे ही हम यदि तीसरा वाला देखें, तो यहाँ फुटकर व्यापारी को माल कितने में बेचा था, 300 रुपए में। 300 का 10% इसने टैक्स निकाला, 30 रुपए, लेकिन इसको भी यहाँ पर इनपुट क्रेडिट की छूट मिल जाएगी। कितने रुपए मिल जाएगी, 200 का 10%, क्योंकि इस पर टैक्स जो है होलसेलर ने चुका दिया है। तो इनको टैक्स कितना देना रहेगा, 10 रुपीज। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम टैक्स की कैलकुलेशन तो जितनी अमाउंट का माल बेचा है उस पर निकालेंगे, और उसमें से उन्होंने जो है पिछली वाली चेन ने कितना टैक्स पे कर चुके हैं वो टैक्स हम घटा देंगे। तो यही चीज वो यहाँ पर कह रहे हैं कि माल या सेवाओं के क्रय पर चुकता जीएसटी का क्रेडिट, ठीक है ना, चुकता मतलब पिछली चेन ने कितना टैक्स पे कर चुके हैं, प्राप्तकर्ता को प्रत्येक स्तर पर स्वीकृत होता है, प्रत्येक स्तर पर। यदि मैं बोलूं कि 10 बीच में मीडिएटर हैं, तो सभी 10 को टैक्स पे भी करना है, लेकिन सभी 10 जो चेन है, मीडिएटर है, उनको इनपुट क्रेडिट की रिबेट मिलेगी। क्लियर, ये का उपयोग उसके द्वारा माल एवं सेवाओं की पूर्ति पर देय जीएसटी के विरुद्ध किया जा सकता है। लेकिन तरीका क्या रहेगा, पहले कितना टैक्स चुकाना है प्रत्येक मीडिएटर को, पहले वो कैलकुलेशन की जाती है, देन उसमें से पिछले मीडिएटर ने कितना टैक्स पे कर दिया है वो घटा दिया जाता है, ठीक है। इस तरह अंततः सिर्फ अंतिम उपभोक्ता ही उस जीएसटी को वहन करता है। अंतिम उपभोक्ता मतलब कस्टमर, ये चूंकि गुड्स को कहीं और ट्रांसफर नहीं करता है, तो ना तो उसको टैक्स पे करना रहता है और ना ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट ले सकता है। तो ये है हमारा पूरा जीएसटी का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे विशेषताएं। तो यदि कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो विशेषताएं जो है हमको लिखना बहुत इजी हो जाता है, समझना भी। देखिए, पहला है एक राष्ट्र एक कर। ये हमने देखा, मैंने बताया कि पहले जो है केंद्र सरकार अलग कर लगाती थी, राज्य सरकार अलग कर लगाती थी। अब इन सबको मिक्स करके किसी भी राज्य में आप चले जाइए, जीएसटी ही पे करना है। तो एक राष्ट्र इंडिया एक राष्ट्र बन गया है, और एक ही प्रकार का कर किसी भी पूरे जम्मू कश्मीर सहित आपको जीएसटी ही पे करना है। अप्रत्यक्ष कर मैं समझा चुकी हूँ, जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है उसका भुगतान तो वही व्यक्ति करता है, लेकिन उसकी राशि जो है वो किसी और से वसूल कर सकता है। समवर्ती कर, पहले ऐसा होता था कि केंद्र सरकार अलग टैक्स लगाती थी एक ही राशि पर, और उसी राशि पर राज्य सरकार भी टैक्स लगाती थी। लेकिन जीएसटी के बाद जो है समवर्ती व्यवस्था स्थापित हो गई है, मतलब एक राशि पर दोनों सरकार एक साथ ही टैक्स ले लेंगी। जैसे हम टैक्स की रेट यदि बात करी थी हमने कि मान लो 28% टैक्स की रेट है, तो ये अंडरस्टूड है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिक्स कर लिया है, तो 14% टैक्स की रेट जो है वो केंद्र सरकार की है, और 14% टैक्स जो है वो राज्य सरकार का है। इस प्रकार 28% टैक्स जो दे रही है पब्लिक, 28% जो टैक्स दे रही है उसमें से 14% जो है वो केंद्र सरकार रख लेगी और 14% राज्य सरकार रख लेगी। तो टैक्स की कैलकुलेशन भी जो है यहाँ पर इजी हो गई है, और एक ही राशि पर दोनों सरकार एक ही बार में टैक्स ले रही है। इस प्रकार से ये समवर्ती कर है। माल तथा सेवा की पूर्ति पर कर लगता है, ये हमने समझा इसको भी। गंतव्य आधारित सिद्धांत पर कर, ये मैंने बताया आपको कि यदि आप एमपी के व्यापारी हैं और महाराष्ट्र के या दिल्ली के व्यापारी को माल बेच रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, यहाँ टैक्स किसको मिलेगा, महाराष्ट्र की सरकार को और दिल्ली की सरकार को। तो गंतव्य, आपका गुड्स कहाँ पर यूज हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है।
डेस्टिनेशन पॉइंट पर ये टैक्स जो है वो लगता है। फिर मूल्य परिवर्तित कर, ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको कि जितनी भी वैल्यू ऐड की जाती है उस पर लगता है। बहुस्तरीय कर है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको कि जैसे जितनी भी मीडिएटर होंगे सभी को टैक्स पे करना होगा। यदि गुड्स उत्पादक से सीधे कस्टमर के पास पहुंच रहा है तो एक लेबल हुआ। यदि गुड्स उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता और कस्टमर के पास पहुंच रहा है तो यहाँ 3 लेवल हो गए। उत्पादक भी टैक्स पे करेगा, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता, 3 लेवल हो गए। और भी यदि चेन लंबी है तो प्रत्येक स्तर पर ये देना होगा। इनपुट क्रेडिट समझाया मैंने कि पिछली पार्टी के द्वारा, पिछले विक्रेता के द्वारा जो भी टैक्स चुका दिया है उसकी छूट आपको मिल जाएगी। आपको केवल आपने जितना प्रॉफिट अर्न किया है, जितनी वैल्यू ऐड की है, केवल उस पर टैक्स देना है। वस्तु एवं सेवा कर के प्रकार, ये 4 प्रकार का होता है। हम आगे के लेक्चर्स में इसको भी डिटेल में समझेंगे, अभी मैं आपको नाम बता देती हूँ। एक होता है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, जो केंद्र सरकार लगाती है। एक होता है राज्य वस्तु एवं सेवा कर, राज्य लगाती है। एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, जो अंतर्राज्यीय विक्रय पर लगता है। और एक होता है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी वस्तु एवं सेवा कर। इनको डिटेल में हम बाद में समझेंगे। करमुक्त सीमा, जीएसटी के अंतर्गत 40 लाख रुपए तक का टर्नओवर, ध्यान देना टर्नओवर, 40 लाख रुपए तक का टर्नओवर जो है सकल आवर्त, ग्रॉस टर्नओवर जो है वो एग्जेम्प्ट है। मतलब यदि किसी व्यापारी का टर्नओवर जो है वो 40 लाख रुपए से कम है तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। निर्यात पर कर मैंने बताया 0% है। क्यों है वो भी बताया। क्यों है? क्योंकि ये जो जीएसटी है हमारा वो गंतव्य आधारित कर है, माल कहाँ पर जा रहा है वहां पर टैक्स देना है। तो निर्यात मतलब क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में। फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो है यदि जापान को माल निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, तो चूंकि जीएसटी क्या है, गंतव्य आधारित, तो गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन कहाँ है, जापान, तो यहाँ इंडिया में उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। विवरणी प्रस्तुतिकरण, रिटर्न फाइल करना, तो यहाँ पर जो है आपका ई रिटर्न्स फाइल करना कंपलसरी है। मैनुअली काम जो है खत्म कर दिया गया है, आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई रिटर्न जो है वो फाइल करना होगा। ठीक है। कर की दर, कर की दर मैंने आपको डिटेल अवधारणा में बताई, 0% है, 5% है, 28% है। तो ये कर की दर जो है बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं रखे गए हैं। कंपोजिशन स्कीम, हमारे इंडिया में बहुत से छोटे छोटे विक्रेता रहते हैं जिनका टर्नओवर जो है यदि 1.5 करोड़ से कम है, टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो वो सभी विक्रेता इस कंपोजिशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ये विकल्प है, कंपलसरी नहीं है। जिस भी व्यापारी का टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो वो कंपोजिशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं, और डिटेल में हम इसको आगे समझेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है आपकी वस्तु एवं सेवा कर की विशेषताएं हैं। तो यदि अवधारणा और मीनिंग आपको समझ में आया होगा तो विशेषताएं आप मन से लिख सकते हैं, और आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस।